गुड मॉर्निंग। एक और ठंडी सी सुबह। धीरे धीरे धूप निकलेगी, टेम्परेचर 19-20 तक जाएगा और फिर धीरे धीरे शेयर मार्केट की तरह नीचे गिर जाएगा। यानी आज फिर एक और वोलेटाइल सेशन रहने वाला है। आज मैं मार्केट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मुझे याद आ रही है 96 की हुंडई की i10 छा गई थी। भाग रहे थे लोग उसके पीछे। अदरवाइज उससे पहले दबदबा था मारुति 800 का, और उसके बाद एक गाड़ी एक और आई थी जेन, बहुत चली वो भी, और उसके कंपैरिजन में हुंडई की गाड़ी आई थी i20, वो भी बहुत चली। और दोनों गाड़ियां चलते चलते बदलती गई, मारुति की भी बदलती गई, हुंडई की भी बदलती गई। आज मारुति की कुछ और गाड़ियां हैं जो चल रही हैं। ब्रेजा शायद सबसे ज़्यादा कामयाब है आज की डेट में, और हुंडई की क्रेटा सबसे ज़्यादा कामयाब है आज की डेट में। तो मेरे विचार से समझ ही गए होंगे आप कि मैं आज क्या बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज हुंडई के आईपीओ की, जो आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, लगभग 18% भरा है, और आज देखते हैं कितना, और कल आखिरी दिन होगा। तो मुझे लगता है रो पीट के शायद पूरा तो हो ही जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि नए नए निवेशक सिर्फ शेयर लेने के लिए मुझे शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, छलांगे लगाएंगे और खरीदेंगे। मिलेगा क्या? बाबा जी का घंटा। 7 शेयर मिलेंगे 1960 रुपये देने के बाद। लिस्टिंग गेन 5% भी लिस्टिंग गेन नहीं है। चलिए आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये टाइम जब मार्केट पीक पे होती है, मार्केट ऊंचाइयों पे होती है, प्रमोटर्स के लिए बेहतरीन मौका होता है लोगों का बेवकूफ़ बना के पैसा इकट्ठा करने का। और इसी तरीके से ये भी एक प्रयास है। इस ऊंची मार्केट में आईपीओ लाकर पूरा करने का बेहतर चांस है, बेहतर मौका है। मुझे याद आता है रिलायंस पावर 12,150 करोड़ का इशू आया था, धूम मच गई थी। मुझे भी याद है, मैंने भी अपने कई दोस्तों को सलाह दी थी, ले लो ले लो ले लो, क्योंकि वो एक रिलायंस का भूत चढ़ा हुआ था, और उस वक्त रिलायंस अनिल अंबानी की भी अच्छा कर रही थी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एयरफरा। तो सब ने लिया, और मुझे याद आता है शायद प्राइस तो कुछ 400 के आसपास था, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा क्यों, लेकिन 269 के आसपास शायद पड़ा था वो, जो डीमैट में आया 269 के पास आया था, और धीरे धीरे वो 2 रुपये तक भी गया, और अब वो कल शायद 43-44 रुपये पे था। उसके बाद उससे भी बड़ा आईपीओ आया पेटीएम का, जो 2150 रुपये के प्राइस बैंड पे आया था। 2150 रुपये उसका कट ऑफ प्राइस था। आज वो 300 से चलते चलते आज 750 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। आने वाले कितने सालों में वो 2100 दिखाएगा कोई नहीं जानता, शायद ना भी दिखाए तो ये भी हो सकता है। इसके बाद आया था एलआईसी का आईपीओ। एलआईसी का आईपीओ भी उससे बड़ा था, रिकॉर्ड बनाया उसने। गवर्नमेंट ने 4% डाइल्यूट की थी अपनी इक्विटी, और वो भी सब्सक्राइब हुआ। वो शायद 949 रुपये का था, कुछ डिस्काउंट देने के बाद 899 या 890 पे रिटेल निवेशकों को मिला था। अब ये वाला इशू है 27,780 करोड़ का। 27,780 करोड़, जिसमें से 35% कोटा रिजर्व है हम जैसे, आप जैसे लोगों के लिए। प्राइस बैंड रखा गया है 1865 से लेके 1960 तक। जब आप अप्लाई करेंगे, यानी कि एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, तो 13,620 या 13,920 के करीब अमाउंट बनेगा। केवल 7 शेयर का एक लॉट है, मात्र 7 शेयर का। तो यानी कि ये तो लगभग गारंटी है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल तो जाएगा ही, लॉटरी तो खुल ही जाएगी आपकी। वो बात अलग है कि बाद में आप पछताएंगे या खुश होंगे, वो तो वक्त बताएगा। अगर हम इसके वैल्यूएशन देखें, इसका P26 है, और जबकि इसकी पेरेंट कंपनी जो साउथ कोरिया में है, हुंडई मोटर्स लिमिटेड, उसका P3.6 है, 3.6 ओनली।
तो देख लीजिए आप, पी का डिफरेंस देख लीजिए। इंडस्ट्री का पी 23% है। अगर हम मारुति से कंपेयर करें तो मारुति का पी 27.3% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से कंपेयर करें तो महिंद्रा का 35% है। सॉरी, परसेंट में गलत लगा रहा हूँ, 35 है। टाटा मोटर्स का करें तो 49 का पीई है, सबसे ज़्यादा है, 49 का पी है टाटा मोटर्स का। तो ये तो हुई पीई की बात। तो वैल्यूएशन तो महंगे हो ही गए। जब आपको मैं बता रहा हूँ कि 26 के पीई पर ये मिलेगा तो वैल्यूएशन तो महंगे ही हैं। तो अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट लगाना चाहिए, ये सोच के तो लगाना चाहिए कि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, सेल्स बहुत बढ़िया है, एक्सपोर्ट 25% है जबकि मारुति का 10% है केवल। इंडिया में 2 नंबर की कंपनी है, मारुति के बाद दूसरे नंबर पे सेल्स इसी का है, बाकी कंपनियां बाद में आती हैं। डेट ना के बराबर है, सेल्स आगे दिन दिन रात बढ़ ही रही है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन क्योंकि जब इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे चल रहा है, इंडिया ग्रोथ की तरफ देख रहा है, तो जाहिर है कि आने वाले साल में सेल तो बढ़नी ही चाहिए। तो ये तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इन चीज़ों को देखें तो लगाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने बड़ी मुश्किल से जुटाई हैं रिसर्च करके, इसका डिविडेंड पिछले 2 सालों में, 2 सालों का ही ढूंढ पाया मैं, 11,000 करोड़ के करीब है। लास्ट ईयर का 10,700 करोड़ था। वो कहीं भी कंपनी के कैपेक्स में, ग्रोथ में नहीं लगा है, बैलेंस शीट में नहीं है। सीधा का सीधा पेरेंट कंपनी साउथ कोरिया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा वहाँ जाता है। और अब ये जो पूरा का पूरा 27,870 करोड़ है, ये कोई नया इशू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये नया इशू नहीं है, ये सिर्फ प्रमोटर्स बेच रहे हैं, यानी कि फॉलो ऑन ऑफर है, आप एफपीओ समझ लीजिए इसको। तो इसका भी सारा का सारा पैसा बाहर जाएगा, कंपनी में लगने वाला नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें कुछ संदेह पैदा करती हैं। प्रमोटर्स की इंटेंशन क्या है? डिविडेंड सारा बाहर जा रहा है। ये जो 27-28 करोड़, 1,000 करोड़ होगा, ये भी बाहर जा रहा है। कंपनी औरों के कंपैरिजन में जब सब दिन रात लगे हुए हैं ईवी की तरफ, ईवी ईवी ईवी, ईवी का कोई जिक्र ही नहीं है। मजे की बात यह कि हुंडई ईवी का कोई जिक्र नहीं कर रही है। तो कुछ थोड़ा सा मुझे नहीं पता, कुछ संदेह सा पैदा होता है कि ये आगे आने वाला टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी किया के कंपटीशन से डर गई है, कंपनी कहीं और डाइवर्ट करने जा रही है, या कुछ और समेटना चाह रही है, धीरे धीरे अपना कहीं और कंसोलिडेट करना चाह रही है। कुछ नहीं पता क्या जी में है, कोई नहीं बता सकता। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो आप देख लीजिए 4-5% आपको मिल जाएगा। वो भी तब जब ये पूरा भरे और मार्केट थोड़ा सा आगे बढ़े और ये 5% या उससे ज़्यादा के प्रीमियम पे लिस्ट हो। संभावना ये भी हो सकती है, ध्यान रहिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि संभावना ये भी हो सकती है कि ये डिस्काउंट पे लिस्ट हो, बिल्कुल हो सकती है। हालांकि सारी चीज़ें अच्छी हैं, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, मैनेजमेंट बढ़िया है, ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, लो डेट है, ग्रोइंग कंपनी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नकारी नहीं जा सकती हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, थोड़ा सा संदेह पैदा करती हैं। और फिर लिस्टिंग गेन भी मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कुछ होने वाला है। जैसे मैं कल देख रहा था कि 190-93 के आसपास बंधन बैंक चल रहा था। अगर 5-7 रुपये नीचे और वो मिल जाता है तो 100-200 बंधन बैंक खरीद लें तो मुझे लगता है 2 साल में, 2.5 साल में वही दोगुना कर देगा। जबकि ये दुगना करने के लिए शायद 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं संभावनाएं बनेंगी। मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता कि ये अप्लाई करने के लायक
आईपीओ है या एफपीओ है, सॉरी, मुझे नहीं लगता, आप अपना फैसला खुद कीजिए। मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदे का सौदा है। मैं तो इसको कंप्लीटली अवॉइड करूंगा और पैसे संजो के रखूंगा। अगर मार्केट और गिरती है तो जो और शेयर गिर रहे हैं, जहां पर बेस्ट वैल्यू है, बेस्ट प्राइस है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा बजाय अपने पैसे को यहाँ पर ब्लॉक करने के। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट करवट बदल रही है, अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो मैं तो वहाँ पे संभावना तलाश करूँगा। आप क्या करेंगे? आप सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, आपको क्या करना चाहिए। 7 शेयर के लिए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे शुक्रवार को, फ्राइडे को, अपनी उस बची हुई कुछ अधूरी एसआईपी कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।